बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं इस संवेदा ई क्लास में बसमीम ख़ल्क़ आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। बच्चों, आज हम समाजी हफ्तुन जमा से समाजी का सबक नंबर 2 को पढ़ेंगे। हम उस तरफ जाने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है बच्चों कि हमारी रियासत का नाम बताइए। क्या है हमारी रियासत का नाम? कर्नाटक है। वेरी गुड। दूसरा सवाल है, रियासत कर्नाटक के चंद अज़ला के नाम बताओ। बेंगलुरु, गुलबर्गा, यादगीर। वेरी गुड। तीसरा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं ज़िला गुलबर्गा पर किस ख़ानदान ने हुकूमत की? कोशिश कीजिए। बहमनी ख़ानदान है। वेरी गुड। तो आज हम बहमनी ख़ानदान या बहमनी सल्तनत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, बहमनी सल्तनत 1347 तक 1527 तक दौरे अहद रहा है इसका। आप देख रहे हैं 1347 था 1527। ये तकरीबन 2 सदियों का दौर रहा है, यानी 200 साल तक इस हुकूमत चलती रही है। तो बच्चों, जब कोई नई चीज़ वजूद में आती है या कोई नई चीज़ जब तख्लीक होती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो हम जानेंगे बहमनी सल्तनत क़ायम होने की वजूहात क्या थे, यानी इसके सियासी वजूहात क्या थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो दहली के मोहम्मद बिन तुग़लक थे, उनका जो दौर हुकूमत चल रहा था, तब उन्होंने जो इंतज़ामिया के लिए जो पॉलिसी इख्तियार की थी, उसकी वजह से हिंदुस्तान में कई रियाया और दूसरे गैर मुस्लिम हुक्मरान भी नाराज़ हो गए और उन्होंने बादशाह से या हुक्मरान से, मोहम्मद बिन तुग़लक से नाराज़ होकर उन्होंने अपनी अपनी खुद मुख्तार सल्तनतें क़ायम करने लगे। मिसाल के तौर पर रेड्डियों ने 1315 ईस्वी में क़ायम किया। इसी तरह से कर्नाटक में विजयनगर यानी दक्कन में विजयनगर सल्तनत क़ायम हुई 1335 में। तो ठीक इसी तरह से मोहम्मद बिन तुग़लक के फ़ौजी सिपा सालार हसन गंगू, जिसको हसन गंगू के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या किया, इस सल्तनत को 1347 ईस्वी में क़ायम किया। तो आप बता सकते हैं बच्चों, इस ख़ानदान के बानी कौन हो गए? अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये एक ही इंसान के नाम हैं, अलाउद्दीन, बहमन शाह, हसन गंगू और ज़फ़र अली ख़ान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो आप जब भी आपसे कोई सवाल करेंगे हसन गंगू कौन थे या अलाउद्दीन बहमन शाह कौन थे या ज़फ़र अली ख़ान कौन थे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि तीनों नाम ये एक ही इंसान को दिए गए हैं। आप जानते हैं ये कौन है? ये मोहम्मद बिन तुग़लक के फ़ौजी सिपा सालार थे। इन्होंने भी अपने हुक्मरान से नाराज़ होकर, यानी उनकी पॉलिसी से नाराज़गी इख्तियार करके, उन्होंने भी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और अपने ही नाम से उन्होंने बहमनी सल्तनत का क़याम किया। अब देखेंगे बच्चों, अब हम जो बहमनी सल्तनत के दौरे हाजिर में अगर हम देखना चाहेंगे तो ये इलाक़े कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के इलाक़ों पर मुश्तमल है। अगर हम देख रहे हैं बच्चों, नक्शे में देख रहे हैं आप, देखिए दौलताबाद है, बिरार है, नीचे कृष्णा नदी भी है, देख रहे हैं आप नक्शे में। हाँ, तो ये जो इलाके अब हम प्रेजेंट अब दौरे हाजिर में अगर आप देखते हैं तो ये कहाँ पर हैं बच्चों? महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है। तो अब ये दो मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि मैं ये 2 सदियों तक चलती रही है ये हुकूमत, और 200 साल तक चलती रही है। और जो इनकी जो अपोजिट थी, यानी जो इनके सामने जो सल्तनत थी वो विजयनगर थी। तो अब इनके जो मेन दुश्मन रहे हैं वो कौन थे? विजयनगर थे। तो ये दोनों के दरमियान आपस में जंगें होती रही हैं 2 सदियों तक।
और इसकी जंग की अहम वजह थी कृष्णा और तुंगभद्रा के दरमियान का इलाका। देख रहे हैं बच्चों, आप इलाका नज़र आ रहा है आपको, तस्वीर में देखिए, ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के दरमियान का इलाका है जिसे दौब भी कहते हैं। इलाके को फतह करने के लिए या इस इलाके पर काबिज होने के लिए हर हुक्मरान चाहता था कि ये मेरे कब्जे में हो, इसलिए विजयनगर और बहमनी सल्तनत में अक्सर जंगें होती रही हैं। तो सबसे अहम वजह मैं आपको बता चुकी हूँ, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दरमियान का इलाका। तो अब हम जान लेते हैं बच्चों, अब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बानी कौन थे, उसके बाद कौन से हुक्मरान आए और इस पर आखिर तक हुकूमत करते रहे हैं। तो मैं आपको बता चुकी, अलाउद्दीन हसन गंगू का दौरे अहद रहा है 1347 से 1358 तक। इन्होंने अपने इस दौरे अहद में बहुत सारे फतूहात हासिल किए। मिसाल के तौर पर मैं बता चुकी हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के सिपा सालार थे उन्होंने, और इन्होंने विजयनगर के अलावा भी और पड़ोसी ममालिक से भी इनकी जंगें होती रही हैं। मिसाल के तौर पर मसनूरी के हुक्मरान कपैया नायक, इनके साथ इनकी जंग हुई और इस जंग में इन्हें जीत हासिल हुई है। और फिर दूसरा जो पड़ोसी मुल्क था कोलास, इनके साथ हुई जंग में उन्होंने भी इसमें भी जीत हासिल की और कोलास को किले को फतह किया। और जो मेन जो उनका दौब था यानी रायचूर और कृष्णा नदी का, उसको भी उन्होंने कामयाबी से फतह हासिल की। तो आप जानते हैं ये तमाम इन्होंने जीत थी, हर फतूहात को उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ जीता और अपनी इस सल्तनत को उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बिरार, बीदर, और गुलबर्गा को उन्होंने पयातख्त बनवाया। और एक जो मेन इनका कारनामा रहा है बच्चों, जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स किसे कहते हैं बच्चों? जिजिया टैक्स कहते हैं जो जब इस्लामी हुकूमत होती थी या मुस्लिम हुकूमत होती थी तो उस दौरान वो गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला टैक्स था। लेकिन यहाँ पर हसन गंगू ने इस टैक्स को नहीं लिया, जिसकी वजह से अवाम, गैर मुस्लिम और दूसरे अवाम भी इनके दौरे अहद में काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर की है। देख रहे हैं बच्चों आप तस्वीर में, ये अलाउद्दीन हसन गंगू का मकबरा है जो कहाँ पर है? गुलबर्गा में है। ये देखिए सिक्के भी हैं उस दौर के अलाउद्दीन हसन के। हाँ, तो ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे हुक्मरान के बारे में पढ़ते हैं जो इनके बाद आने वाले हैं, जो मोहम्मद शाह अव्वल हैं। इनका दौरे अहद रहा है 1358 ता 1375 तक। ये कौन थे बच्चों? ये अलाउद्दीन हसन गंगू के बेटे थे। कहा जाता है कि यहाँ पर जो ही इन्हें तख्तनशीन किया गया मोहम्मद शाह अव्वल को, वो दूसरे जो हरीफ थे इनके यानी कि विजयनगर के, उन्होंने क्या किया, विजयनगर के जो बादशाह हैं बुक्का अव्वल, इन्होंने इनके खिलाफ जंग की मोहम्मद शाह अव्वल के। वो चाहते थे कि जो इलाके इनके वाली साहब ने यानी हसन गंगू ने फतह किए थे, वो चाहते थे कि इन इलाकों को वापस कर दे। मुतालबा किया उनसे, जो तुम्हारे वाली साहब ने हमसे जो इलाके छीने हैं वो हमें वापस चाहिए। लेकिन उन्होंने इनकी बात को रद्द करते हुए बड़ी ही कामयाबी के साथ उन पर फतह याब रहे। और कोलास भी इनके हद में आए और उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि वो खिला वापस कर दे जो इनके वालिद साहब ने इनसे छीना था यानी हासिल किया था। लेकिन इन्हों कोलास को भी उन्होंने बड़े ही बहादुरी के साथ इन्हें हरा देते हैं। और कहा जाता है बच्चों, दक्कन में सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल करने वाले बादशाह या सुल्तान कौन थे? मोहम्मद शाह अव्वल थे। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये बारूद की तस्वीर है। अच्छा बच्चों, अब हम तीसरे हुक्मरान को पढ़ते हैं। ये इसके दरमियान फिर मोहम्मद शाह अव्वल के बाद और 2 बादशाह आए, लेकिन बहुत ही कम वक्फा रहा है इनका, कोई ज़्यादा कारनामे उन्होंने नहीं किए हैं। लेकिन जो थर्ड बादशाह हैं, जो तीसरे नंबर पर बादशाह हैं, मोहम्मद शाह दुआम, इनका दौर हद रहा है 1378 ता 1398 तक रहा है। ये इन्होंने विजयनगर से कोई जंग नहीं की क्योंकि ये बहुत ही अमन पसंद बादशाह थे, यानी इन्हें जंग करना या अपने हुदूद को बढ़ाना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी।
लेकिन इसका दुश्मन या हरीफ गलत फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो इनके जो मेन तिजारती मराकिज़ थे, मिसाल के तौर पर गोवा, दाबोल और चोल, इस पर काबिज़ होते हैं, यानी इनसे वो तिजारती मराकिज़ छीन लेते हैं, जिसकी वजह से बहमनी सल्तनत को माशी बहराने का शिकार होना पड़ता है। यानी बहमनी सल्तनत मोहम्मद शाह दुर्रम के इसमें काफ़ी नुकसान उठाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो इनके माशी ज़रिए थे, जो इनके इनकम के ज़रिए थे, जिसको आप इंग्लिश में इनकम कहते हैं, वही जो इनकम के सोर्सेस थे वही इनसे छीन लिए गए थे। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि मोहम्मद शाह दुर्रम अमन पसंद बादशाह थे, उन्हें जंगें करना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहमनी सल्तनत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद आते हैं ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जिनका अहद रहा है 1397 ता 1422 ईस्वी तक। देखो बच्चों, हम कभी भी जब भी हम तारीख़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या जहन नशीन कर लेना चाहिए बच्चों कि ये सल्तनत कब क़ायम हुई, इसके बानी कौन थे और इसका पाया तख्त कौन सा था, और इस सल्तनत का मशहूर बादशाह कौन था। तो अब आप बताइए, ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह बहमनी सल्तनत के मशहूर बादशाह थे, बहुत ही शोहरत याफ्ता बादशाह थे। देखेंगे अब इनके, देखें आप तस्वीर भी देख रहे हैं आप, ये कौन है? ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह हैं। ये बहुत ही इंसाफ पसंद, दानिश्वर और अक़ीदतमंद बादशाह थे। ये इल्म हिंसा और मजहबी उलूम पर उबूर था। देखो बच्चों, यहाँ पर इल्म हिंसा यानी रियाजी, इल्म रियाजी पर इन्हें महारत हासिल थी, यानी बहुत ही इल्म रियाजी का इतना इल्म था, कहा जाता है कि उस दौर में जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में ये एज ए प्रोफेसर मुकर्रर थे, मैथमेटिक्स यानी रियाजी पढ़ाने के प्रोफेसर रह चुके हैं। और इन्हें ना सिर्फ इन्हें इल्म रियाजी से दिलचस्पी थी, बल्कि दूसरे मजहबी उलूम यानी इस्लामी मालूमात पर भी इन्हें काफ़ी उबूर था। उबूर यानी पर पूरी तरह से मालूमात हासिल थी। तो अब हम इनके कारनामे देख लेते हैं। इनके कारनामे ये हैं, दौलताबाद में सितारों की मुशाहदागाह क़ायम की। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ऑब्जर्वेटरी, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेटरी। और मुशाहदागाह ये दौलताबाद कहाँ है बच्चों? औरंगाबाद में आता है। वो ऑब्जर्वेटरी क्यों क़ायम की उन्होंने? अब जैसा आप सुनते हैं चांद ग्रहण कब होने वाला है, सूरज ग्रहण कब होने वाला है, लेकिन ये सबसे पहले हमारे ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह बता चुके हैं ऑब्जर्वेटरी क़ायम करके। कैसा? ये एक इल्म नजूम था, यानी सितारों का इल्म था। आप तस्वीर से देख सकते हैं, वो आसमान में से जो आपको ये नज़र आ रहा है कैमरा, वहाँ से देखकर ये सितारों का इल्म था। एक्चुअली ये मुशाहिदा कौन सी थी? सितारों का इल्म, यानी इसको हम क्या कहेंगे? इल्म नजूम कहेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे मुस्लिम बादशाह ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह ने दौलताबाद में क़ायम थी। और दूसरा कारनामा इनका ये है, भीमा नदी के साहिल पर फ़िरोज़ाबाद नामी शहर तामीर किया। तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चों, ये फ़िरोज़ाबाद है। ये कहाँ पर है? गुलबर्गा में आता है। और तीसरा कारनामा ये रहा है उनका, बंदरगाहों की तरक्की का ख़ास ख्याल रखा। बंदरगाह किसे कहेंगे बच्चों? हवाई जहाज़ आप जानते हैं, वो जो ठहरने की जगह है इसको आप एयरपोर्ट कहते हैं, लेकिन ये जो नाव या आप जिसे कश्ती भी कहते हैं, वो जिस जगह ठहरती है उस स्टेशन को क्या कहेंगे बच्चों? बंदरगाह कहेंगे। उन्होंने बंदरगाहों की तरक्की का ख़ास ख्याल रखा। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये गोवा की बंदरगाह है। ठीक है बच्चों, उन्होंने इसका भी ख़ास ख्याल रखा। और एक जो अहम बात है ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह की दौर अहद की, वो है ख्वाजा बंद नवाज़ को जागीर अता की। यानी अब जानते हैं, जब भी हमारे दक्कन पर हुकूमत या सल्तनत क़ायम हुई है, उस दौरान हमारे यहाँ बहुत सारे सूफ़ी भी आ चुके हैं इनके दौर में। तो यहाँ पर जब ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह का दौर अहद चल रहा था, तब हमारे ख्वाजा बंद नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए थे और उनको उनकी खिदमात के सिले में उन्होंने कई जागीरें इन्हें अता की हैं। अब हमें ये अब जैसा हम देख रहे हैं कि तकरीबन आधा गुलबर्गा ये जागीरें अता की हुई हैं, जो मोहम्मद शाह की ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह की अता की गई हैं। अब इसके बाद आते हैं
शहाबुद्दीन अहमद शाह। कहा जाता है शहाबुद्दीन अहमद शाह ताजुद्दीन फिरोज शाह के भाई हैं। इनका दौर अहद रहा है 1442 ता 1436 ईस्वी तक। देखा बच्चों आपने, ये किसके भाई हैं? तस्वीर में देख रहे हैं आप शहाबुद्दीन अहमद शाह। हाँ, ये ताजुद्दीन फिरोज शाह के भाई हैं। कहा जाता है ताजुद्दीन फिरोज शाह के ज़माने में जिन इलाक़ों को फतह किया गया था, उनके दुश्मनों ने इनसे नाराज़ होकर उन्हें दूसरे बादशाहों की तरफ जाने लगे थे और इनसे बदला लेने के लिए शहाबुद्दीन अहमद शाह ने अपने भाई के लिए हुए तमाम इलाक़ों को फिर से फतह करते हैं और अपने सल्तनत के हुदूद को आगे बढ़ाते हैं। और इनका सबसे अहम कारनामा ये रहा है बच्चों कि गुलबर्गा को तब्दील करके इन्होंने बीदर को पाया तख्त बनवाया। अब आपको ये बच्चों, आपको ये जहन नशीन कर लेने की बात है कि बहमनी सल्तनत के 2 पाया तख्त हुए। पहला कौन सा था बच्चों? गुलबर्गा था, लेकिन इसको तब्दील करके बीदर को उन्होंने अपना पाया तख्त बनवाया। कौन? शहाबुद्दीन अहमद शाह। तो आप याद रख लेना चाहिए कि बहमनी सल्तनत के 2 पाया तख्त हुए, गुलबर्गा और बाद में बीदर रहा है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं बच्चों, ये शहाबुद्दीन अहमद शाह का मकबरा है। अब इनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह सूवम। मोहम्मद शाह सूवम भी बहमनी सल्तनत के बहुत ही अजीम हुक्मरान रह चुके हैं और इनके पास सबसे बड़ा जो उनको अपनी सल्तनत को वसअत देने में मददगार रहे हैं वो उनके वज़ीर महमूद गावा। ये महमूद गावा के मदद से यानी उनके ताउन से इन्हें बहुत यानी कोकन के साहिल इलाक़ों को फ़तह किया। हाँ, ये कोकन के इलाक़े कहाँ आते हैं बच्चों? महाराष्ट्र में आते हैं। उन्होंने तमाम साहिल इलाक़ों को फ़तह करने में कामयाबी हासिल करी। किसके साथ? महमूद गावा के साथ मिलकर। ये बहुत ही चालाक वज़ीर थे, जिसकी वजह से अपने हुक्मरान को अपने सल्तनत के हुदूद को बढ़ाने में काफ़ी हिस्सा रहा है इनका। 1470 ईस्वी में गजपति हुक्मरान को शिकस्त दी और एक दूसरी जंग भी इनकी। मोहम्मद शाह सूवम किसके साथ जंग करते हैं? गजपति हुक्मरानों के साथ, और इन्हें शिकस्त देते हैं यानी उन्हें हरा देते हैं। और जो इनका अहम कारनामा रहा है मोहम्मद शाह सूवम का, इन्होंने मगरिबी साहिल की अहम बंदरगाह गोवा पर कब्ज़ा कर लिया। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये गोवा की बंदरगाह है। तो मैं आपको पहले बता चुकी बच्चों, जो मोहम्मद शाह दुव्वम के दौर अहद में जो इनके ज़रिए माश यानी तिजारती मराकिज़ छीने गए थे, गोवा, चोल, दाबोल, लेकिन यह मोहम्मद शाह सूवम महमूद गावा की मदद से उन पर काबिज़ हो जाते हैं, यानी उनको फिर से फ़तह कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहमनी सल्तनत फिर उरूज पर आ जाती है। किसके ज़रिए आ गई है? वज़ीर महमूद गावा के ज़रिए। तो देखा आपने, फिर यहाँ पर सल्तनत काफ़ी उरूज पर आ गई। हाँ, बहमनी सल्तनत काफ़ी तरक्की होने लगी है। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उनके हम फिर से थोड़ा याद कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। अलाउद्दीन हसन गंगू किस बादशाह का फ़ौजी सिपह सालार था बच्चों? कोशिश कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक का फ़ौजी सिपह सालार था। वेरी गुड। दूसरा सवाल है आपसे, दक्कन में बारूद का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले किस बादशाह ने किया? कौन से बादशाह किया सबसे पहले दक्कन में? सिर्फ दक्कन में बेटा, हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ दक्कन में कहेंगे। ठीक है, ये मोहम्मद शाह अव्वल ने। वेरी गुड। तीसरा सवाल है आपसे, फिरोज़ाबाद नामी शहर किसने तामीर किया? ताजुद्दीन फिरोज शाह। वेरी गुड। चौथा सवाल है आपसे, अहमद शाह का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन अहमद शाह। और एक जो नुक्ता है बेटे जो आपको याद रखना है वो कौन है? शहाबुद्दीन अहमद शाह कौन थे? ये ताजुद्दीन फिरोज शाह के भाई थे। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो बहमनी सल्तनत का रूह रवां भी आप कह सकते हैं, यानी जान। रूह रवां यानी जान। कौन थे ये? महमूद गावा। देख रहे हैं आप तस्वीर में, कौन नज़र आया है आपको? महमूद गावा, जो बहुत ही चालाक, ज़हीन और इंसाफ पसंद वज़ीर थे।
ठीक है। महमूद गावा मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मोहम्मद शाह सूवम के वज़ीर आज़म थे। हाँ, वज़ीर आज़म का पोस्ट दिया गया था इनको। इनका असल नाम था ख्वाजा मोहम्मद गिलानी। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? 1411 ईस्वी में सूबे जीलान में हुई। तो महमूद गावा आलिम दीन, माहिर साइंस, उलूम और माहिर रियाजी में, और मुसन्निफ वो शायर थे। देखिए, आलिम दीन थे यानी दीनी मालूमात में काफ़ी महारत हासिल थी इन्हें। माहिर साइंस में भी इन्हें काफ़ी मालूमात हासिल थी। उलूम दूसरी रियाजी में भी, और मुसन्निफ वो शायर थे। देखो बच्चों, आप मुसन्निफ कहते हैं जो किताबें लिखते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और ये साथ में शायर भी थे। और 1481 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अब इनके कारनामों को देखते हैं हम। विजयनगर सल्तनत के हुबली, बेलगावी और गोवा के इलाकों पर कब्जा किया। जो इलाके जो पिछले बादशाहों ने खो दिए थे या पिछले सुल्तानों ने खो दिए थे, तो उनको उन्होंने दोबारा से हासिल करने में कामयाब रहे। समझा बच्चों आपने? फिर से गोवा के इलाकों पर कब्जा किया, बेलगावी के इलाकों पर और हुबली के इलाकों पर भी कब्जा किया। हाँ, इंतज़ामिया पूरा इस्लामी हुआ करता था। जो इनकी पॉलिसी थी इंतज़ामिया, वो क्या थी? पूरी शरई लिहाज से चला करती थी। और थर्ड जो पॉइंट है, महसूल और डाक के निज़ाम को बेहतर बनाया। महसूल किसे कहेंगे बच्चों? जो हासिल किया जाने वाला है, यानी टैक्स और डाक के निज़ाम को उन्होंने बेहतर बनाया। तस्वीर में देख रहे हैं आप, डाक, महसूल यानी टैक्स। उन्होंने काफ़ी महसूल और डाक के निज़ाम में जो भी नक़ाइस थे उनको हटा दिया, और उन्होंने जो अवाम को ये हो सकते हैं, सहूलियत हो सकते हैं, ऐसे महसूल को उन्होंने रखा। तीसरा जो इनका कारनामा रहा है, ज़मीन की ज़रखेज़ी या आपाशी की सहूलियत के मुताबिक ज़मीन की पैमाइश करने के बाद महसूल मुकर्रर किया। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहले हुक्मरान थे पिछले के, वो क्या करते थे? जितनी भी ज़मीन की पैदावार होती थी उस पर इतना टैक्स लगाया जाना चाहिए बोलकर टैक्स मुकर्रर कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर महमूद गावा ने उस पॉलिसी को हटाकर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर जो ज़मीन की पैदावार के मुताबिक अगर ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा दे, अगर कम होती है पैदावार तो इस हिसाब से वो गवर्नमेंट को टैक्स दें। तो इस सहूलियत के मुताबिक अवाम को काफ़ी खुशहाली आई, या और टैक्स देने में गवर्नमेंट हुकूमत को दुश्वारी नहीं आई। और आपाशी की सहूलियत के मुताबिक यानी इरिगेशन जिसे कहते हैं, यानी पानी वगैरह का बहुत अच्छा इंतज़ाम था इनके दौरे हद में। देख रहे हैं आप तस्वीर में, इरिगेशन यानी आपाशी की सहूलियत। ठीक है बच्चों, और ऐसे टैक्स जो अवाम को तकलीफ़ दा थे, यानी अवाम को देने में मुश्किलात या दुश्वारियाँ पेश आती थीं, ऐसे टैक्स को उन्होंने अपने दौर अहद में रद्द कर दिया, यानी पूरी तरह से निकाल दिया, जिसकी वजह से अवाम काफ़ी खुशहाल थी। और इनका सबसे बड़ा कारनामा ये रहा है, इन्होंने बीदर में एक मदरसा क़ायम किया अपने ही नाम पर, महमूद गावा का मदरसा। ये इतना बड़ा कारनामा था उस वक्त का, एक यूनिवर्सिटी इसको समझा जाना चाहिए, जो अब तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये मदरसा 242 फीट लंबा रहा है, 222 फीट चौड़ा है और 56 फीट ऊंचाई पर मुश्तमल है। तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चों, महमूद गावा का मदरसा जो बीदर में वाक़ई है। कहा जाता है कि उस वक्त 3000 दस्ती तहरीरें मौजूद थीं। दस्ती यानी जो हाथ से लिखी जाती हैं। देखा बच्चों आपने, 3000 दस्ती तहरीरें यानी खुद की लिखी हुई किताबें मौजूद थीं, यानी अब हम कहेंगे इसको मकतब यानी लाइब्रेरी थी, जो तालिब इल्मों को काफ़ी सहूलियत हुई इसकी वजह से। अब हम बहमनी सल्तनत, अब हम आगे बढ़ने से पहले ये सोचेंगे कि जो महमूद गावा थे उनकी तरक्की को देखकर जो उस वक्त की रियाया थी यानी अवाम थी, इनको तरक्की को देखकर महमूद गावा का क़त्ल कर देते हैं, जिसकी वजह से बहमनी सल्तनत ज़वाल
बहमनी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो जाता है और ये सल्तनत 5 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। वो हम तो बच्चों अब हम देखेंगे कि बहमनी सल्तनत की सकाफती खिदमत क्या हैं। तालीम में हम देख लेंगे इस्लामी तालीमात की हौसला अफजाई की। चूँकि ये मुस्लिम सल्तनत थी इसलिए यहाँ पर जो भी इंतज़ामिया हुआ करता था वो शरई लिहाज से हुआ करता था। और यहाँ के जो मराकिज़ थे गुलबर्गा, इस्लामी मराकिज़ गुलबर्गा, बीदर, एलिजीपुरा, दौलताबाद वग़ैरह। और महमूद गावा ने तालीमी वजीफ़े भी दिया करते थे। यानी यहाँ पर जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं हम, वो सबसे पहले महमूद गावा की जानिब से दिए गए थे। यतीमों और गरीबों के लिए मुफ्त क़ियाम और ताम का इंतज़ाम था। आप जैसा देख रहे हैं बच्चों, दौरे हाजिर में जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं वो इससे पहले भी महमूद गावा ने गरीब और यतीमों के लिए अपने मदरसे में इस किस्म का क़ियाम और ताम का इंतज़ाम भी किया करते थे। अब देखते हैं हम अदब में क्या क्या है, जिसको आप इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। सुल्तान फ़िरोज़ शाह, महमूद गावा, उतबा और शोरा थे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह जो काफ़ी अच्छे रियाज़ीदान थे और बहुत सारे इल्म पर उन्हें अबूर हासिल था, तो महमूद गावा भी बहुत सारे इल्म पर अबूर हासिल था उन्हें। तो इसलिए यहाँ पर उदबा और शोरा का इस्तेमाल हुआ है। उदबा अदीब की जमा है, शोरा शायर की जमा है। और इस दौर में किन किन ज़ुबानों का फ़रोग़ हुआ, यानी किन किन ज़ुबानें, कौन सी ज़ुबानें परवरिश पाई, हम देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बहमनी सल्तनत में ज़ुबान फ़ारसी, उर्दू और अरबी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाई, यानी बहुत ज़्यादा इन्हें उरूज हासिल हुआ। कौन सी ज़ुबानें? फ़ारसी, उर्दू और अरबी। ठीक है बच्चों। ख्वाजा बंदा नवाज़ मशहूर सूफ़ी व अदीब थे। सूफ़ी तो आप जानते हैं ये बहुत बड़े वली थे, और अदीब कहते हैं जो किताबें लिखते हैं। तो ख्वाजा बंदा नवाज़ गौस हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। आप देखिए, तस्वीर भी देखिए, ये ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। अब हम फ़न तामीरात पर नज़र डालते हैं। जामे मस्जिद जो तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सी मस्जिद है? जामे मस्जिद, जिसको किसने तामीर किया है? मोहम्मद शाह अव्वल ने। ठीक है। फिर किला देखिए, तस्वीर में आप देख रहे हैं किले की तस्वीर। ये कहाँ का किला है? गुलबर्गा में है, जिसको अलाउद्दीन हसन गंगू ने तामीर किया। ठीक है बच्चों। अब हम जितना भी हम सबक पढ़े हैं उसके ताल्लुक़ से मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे। ठीक है। बहमनी सल्तनत कब कायम हुई? कोशिश कीजिए। 1347 में। वेरी गुड। दूसरा सवाल है, बहमनी सल्तनत के बानी कौन थे? अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह। सही जवाब है। तीसरा सवाल क्या है बच्चों? बहमनी सल्तनत का पायातख्त कौन सा था? गुलबर्गा। ठीक है। चौथा सवाल है आपसे, महमूद गावा कौन था? हाँ, महमूद गावा मोहम्मद शाह सूवम का वज़ीर आज़म था। बिल्कुल सही जवाब। बहमनी सल्तनत के मशहूर बादशाह का नाम बताइए। ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह। वेरी गुड। इस हुक्मरान का नाम बताओ, यानी उस हुक्मरान का नाम बताओ जिसने गुलबर्गा को तब्दील करके बीदर को पायतख्त बनाया। शहाबुद्दीन अहमद शाह। बहुत अच्छे। वेरी गुड। ठीक है बच्चों। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये सबक को